we will have the welcome speech, for which I would first like to request Director IIIT Bhopal, Ashutosh Singh sir, to kindly come up on the dais and speak a few words of encouragement to our students. Please give him a round of applause, please. सबको नमस्कार करता हूं। आप सबके मन में जो रिजल्ट का इंतजार है, थोड़ा उस रिजल्ट के मैं बीच में आ गया हूं। Yes sir. Sir is going to give the keynote address. ये वेलकम एड्रेस नहीं, कीनोट है, क्योंकि मैं वेलकम नहीं कर सकता आपका। मैं आप ही की तरह हूं बाहर से। मंच पर उपस्थित मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी, आपसे मैं लगभग 1-1.5 साल पहले मिला था और मेरे इंस्टीट्यूट के लिए कुछ ज़मीन का मामला था, मैं उसके लिए मिला था। तो जनरली मैं बहुत कैजुअल रहता हूँ, उस दिन कोट वोट पहन के गया था और तब से हम मिले और एक ऐसा संबंध हो गया, मंत्री के कारण नहीं, एक होता है जो कोई सामने दिखता और सीधे दिल में उतर जाता है, ऐसी मेरी स्थिति हो गई। तो जब भी आपका कहीं नाम आता है तो मैं कार्यक्रम में आ ही जाता हूँ। कल मैं रात को लौटा, देर रात आंध्र प्रदेश से, तो वाइस चांसलर महोदय ने कहा कि आपको एक कार्यक्रम में आना है। फिर मैं आपका नाम देखा तो मैं अपने को रोक नहीं सका। मैं इस मंच के माध्यम से आपका बहुत सम्मान और आपको नमस्ते करता हूं। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर त्रिपाठी जी, राजू त्रिपाठी जी, लगभग मैं उनको जब भारत लौटा 2015 में मैं अगरतला में मिला था उनसे, NIT अगरतला में, और मैं उस समय प्रोफेसर था और मेरी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रोफेसर होके आ गया था और NIT के लोग मुझको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और मुझको अछूत की तरह व्यवहार किया जाता था। उस समय आप डायरेक्टर थे, मैंने इलाहाबाद के, और हमने एक बार उनके पास में गया, मीटिंग में हम लोग मिले, और हम लोग इलाहाबाद बनारस वाले हैं तो थोड़ा मीठा पान वान भी खाते हैं। तो मैं गया, उनसे मिला, उसके बाद जो स्नेह उनका मिला आज तक बरकरार है और कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो उस समय डायरेक्टर थे और मैं प्रोफेसर था। उसके बाद इत्तेफाक देखिए कि 2 साल पहले मैं डायरेक्टर बन के यहाँ आया और आप वाइस चांसलर बन के आए और हमारा प्रेम वैसे के वैसे ही आज बना हुआ है। मंच पर उपस्थित भदौरिया जी, प्रोफेसर भदौरिया, हम लोग एक ही विचारधारा से निकले हुए लोग हैं। आप UIT के डायरेक्टर हैं, मैं भी डायरेक्टर हूँ, बराबरी का रिश्ता है। और इस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सेन जी, रजिस्ट्रार लोगों से हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध नहीं रह पाता, क्योंकि IIIT, NIT और IITs में रजिस्ट्रार अलग धारा में चलते हैं, क्योंकि हम लोग रिसर्च की तरफ से सोचते हैं और वो सिर्फ पैसे की तरफ सोचते हैं, तो अंतर है। लेकिन सबका मैं मंच पे एक साथ स्वागत करता हूँ। और आप सब लोग जो यहाँ पे सृजन के माध्यम से दूर दूर से आए हुए हैं, आपकी जवानी देख करके मुझको अपनी भी जवानी याद आ रही है। 1999 में मैं ऐसे ही अन्ना यूनिवर्सिटी में गया था और मुझे रिसर्च के लिए बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला था और उस समय अवार्ड देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। और मेरा इत्तेफाक था कि मेरा पहला ही पेपर अवार्ड मिला और किस्मत देखिए कि मेरी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, तो मैं अपने ट्रेन का रिजर्वेशन करा लिया। मैं सोचा अवार्ड कहाँ मिलेगा हमको, और बाद में पता चला मेरा अवार्ड में नाम था। अब आप सोचिए, बनारस का आदमी तमिलनाडु में चेन्नई से टिकट कैसे मिलेगा, ट्रेन का टिकट, वो 99 की बात है। फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अवार्ड के लिए ट्रेन छोड़ देता हूँ। फिर मैं जनरल बोगी में खड़ा होकर के वापस, वो भी बिना टिकट के, मुझे बनारस तक आना पड़ा। तो मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब जवान लोगों को मैं देखता हूँ। तो सब जो सृजन की कल्पना है, जैसे कि हमारी अभी वाइस चांसलर महोदय से और मंत्री जी से हमारी बातचीत हो रही थी, जो आप पूरे प्रदेश के लोग अपने अपने आइडियाज को लेकर के आएंगे और लेकर के आने के बाद आप जो कुछ भी आगे कर सकते हैं, पेटेंट के लिए कर सकते हैं, आप अपना बात आगे बढ़ा सकते हैं और इसको एक कमर्शियल लेवल पर ले जा सकते हैं। कमर्शियल लेवल पर जब भी ले जाने की बात होती है तो मैं भारत और विदेश की विश्वविद्यालयों से जब मैं तुलना करता हूं तो मुझे एक हमेशा अंतर बार बार समझ में आता है कि हमें भारत में शिक्षक के ऊपर बहुत जिम्मेदारी दे दी है सरकार ने, समाज ने। उतनी जिम्मेदारी देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भी शिक्षक की भी एक सीमा है।
हम रिसर्च कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, इंडस्ट्री को दे सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इंडस्ट्री का है। तो अगर कोई इंडस्ट्री के बंधु यहाँ बैठे हैं तो मैं उनको कहना चाहूंगा, भाई आप लोगों को हमको बुलाना चाहिए कि आइए अपना आइडिया हमको दीजिए, उल्टा हम आपको बुलाते हैं कि आइडिया आइए हमारा लीजिए और प्रोडक्ट में ले आइए। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि हमारे आइडियाज कभी इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री लेवल पे नहीं हो पाते। आज आप कभी जापान का उदाहरण देखिए, वहाँ यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियाँ आकर के बैठती हैं और अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हम अपनी बात को इंडस्ट्री के पास ले जाते हैं। तो मुझे सरकार के मुखिया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा इंडस्ट्री वालों को भी बताइए कि भाई कैंपसेज में जाओ और उनके आइडियाज को कैसे प्रोडक्ट में ला सकते हो, तुम भी कोशिश करो। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं और तब जाकर के हम लोग प्रोडक्ट में लाके ला सकते हैं। और इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, गूगल का नाम तो आप सबने सुना होगा। गूगल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है और गूगल की जो सर्च इंजन है, उस इंजन को बनाने वाले 2 प्रोफेसर, एक मास्टर स्टूडेंट थे, पेज रैंक। और वो जो एल्गोरिथम बनी थी, तो गूगल कंपनी एल्गोरिथम जब पब्लिश हो गई तो उस यूनिवर्सिटी में गई और दोनों को हायर कर लिया और बोला कि सर आइए अब आप लोग सिर्फ मेरे लिए रिसर्च करिए। जब हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं तो बहुत होता है तो पेपर में छप जाता है और कुछ अखबार वाले 1-2 बार फोन कर लेंगे, सर वो क्या क्या आप बनाया था थोड़ा मुझे बता दीजिए। कभी किसी इंडस्ट्री ने 25 साल में मुझको नहीं पूछा। अब आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, मैं सोचना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि थोड़ा इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए। आप मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, आपके जीवन में बहुत बहुत सपने होंगे। एक विद्यार्थी के मन में हमेशा सपने होते हैं और सपने होने भी चाहिए, लेकिन वो सपने किस तरह के हों, आपको हमेशा जब भी कभी मैनेजमेंट की गतिविधि आपको याद आए तो हमेशा महाभारत का एक घटना विद्यार्थी को जरूर याद करना चाहिए। क्योंकि अगर अपनी संस्कृति में हम देखते हैं तो अर्जुन के जैसा विद्यार्थी और द्रोणाचार्य के जैसा कोई गुरु नहीं है। नहीं है ना, बताओ भाई, 5000 साल में नहीं है। और एक टेस्ट हो रहा था जब कौरव पांडवों की मतलब उनकी शिक्षा खत्म हो गई तो उनका टेस्ट हो रहा था और गुरु द्रोणाचार्य ने, आप इस कहानी में देखेंगे कि मैनेजमेंट का एवरी फार्मूला यू आर गोइंग टू गेट इन ए सिंगल स्टोरी। व्हाट द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक चिड़िया रखा और चिड़िया की आंख रखी और उनके 100 कौरव शिष्य थे और 5 पांडव शिष्य थे, सबको बुलाया। तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, बोले दुर्योधन क्या देखते हो, काम यह है कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। तो दुर्योधन पहले युधिष्ठिर को बुलाया तो युधिष्ठिर ने बोला, युधिष्ठिर बहुत ही सत्यवादी थे, उन्होंने भगवान बोले गुरुजी आपके चरण देखता हूँ, आकाश देखता हूँ, पाताल देखता हूँ, चिड़िया देखता हूँ, चिड़िया की आंख देखता हूँ। इस तरह से उन्होंने सबको बुलाया। फिर दुर्योधन को बुलाया, पूछा दुर्योधन तुम क्या देखते हो, तो उसने कहा कि मैं 1-2 चीज और जोड़ दिया उसने। और अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया, बोला अर्जुन क्या देखते हो, बोला सर चिड़िया की आंख के सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और उन्होंने ही तीर लगाया, उन्होंने ही उसको निशाना लगाया। अब आप इस कल्पना करिए कि शिक्षक कितने द्रोणाचार्य चतुर थे, उनको पता था कि अर्जुन को ही उत्तर मालूम है तो क्वेश्चन लीक ना हो जाए, इसलिए उनको सबसे बाद में बुलाया। अर्जुन को पता था कि हमें ही निशाना लगाना है। आज जब हम कहते हैं कि हमारी क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग बहुत कठिन समय में जी रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जॉब की बहुत डिफिकल्ट है। आप सोचिए एक शिक्षक ने इतने साल पढ़ाने के बाद 105 लोगों में से 104 लोगों को उस लायक भी नहीं समझा कि वो परीक्षा दे सके। तो परीक्षा का जो कालखंड था महाभारत के समय ज्यादा डिफिकल्ट था कि आज के डिफिकल्ट है, बताओ। और कॉन्फिडेंस देखिए गुरु का कि एक ही शिक्षार्थी पे कहा कि तुम एलिजिबल हो और वही पास हो गया। वो कॉन्फिडेंस शिक्षक के और शिक्षार्थी दोनों को लाने की जरूरत है। इसलिए मैं हर विद्यार्थी से कहता हूं कि जब भी कुछ करना हो तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये जो फॉरेन के मॉडल हैं इसको छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी का सिर्फ एक प्लान, चिड़िया की सिर्फ एक आंख। जब कोई पूछे क्या देखते हो तो सिर्फ बोलो सिर्फ एक ही चीज देखता हूं और उसी को पाने का प्रयास करना चाहिए। और आपको बहुत सारी जो समाज में आप निकलेंगे, समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं और जब भी इस तरह का मैं देखता हूं, आई नो दैट वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, लाइक वी डोंट हैव मच रिसोर्सेज, वी डोंट हैव लाइक लॉट ऑफ गुड
good universities, good colleges, not we have good infrastructure. समस्याएं अपने देश में जब भी कभी स्थिति आती है तो मुझे 2014 में जो आज वर्तमान के प्रधानमंत्री है, 2013 में, उस समय मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एंड उस लाइन को मैं हर जगह विदेशों में कोट किया। उन्होंने एक बात कही थी, माना अंधेरा घना है, दिया जलाना कहाँ बना है। And you have to always work like this. You have to always work like this. We know that there is a problem, but कौन आपको रोक रहा है कि प्रॉब्लम को आप सॉल्व मत करिए। और आप पूरे प्रदेश से आज जो लोग तरह तरह से अपने मॉडल्स लेकर के आए हैं, 10-12 मॉडल देखने का मुझे भी अच्छा लगा। आई एंजॉयड। और मैं सच बता रहा हूं कि देखो भाई, आज नहीं तो कल दुनिया तो भारत के आगे झुकनी ही है। और एक उदाहरण मैं देता हूं, कंप्यूटर साइंस का आदमी हूं और कंप्यूटर साइंस का एग्जाम्पल दूंगा, और ऐसा कि आप एग्जाम्पल अपने गूगल पे सर्च करके देख भी लेना। दुनिया में जो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, नंबर 1 पे 70.7 मिलियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम चाइना है, और दूसरे नंबर पे 5.2 मिलियन इंडिया से हैं, तीसरे नंबर पे अमेरिका से 4.4 मिलियन है, और उसके बाद चौथे नंबर पे जापान से हैं, सिर्फ 16.5 लाख है। अब आप सोच सकते हैं, और जिस रेट से भारत की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संख्या बढ़ रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय 2030 इस दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे नंबर 1 पे भारत होगा। और अगर सॉफ्टवेयर आपके हाथ में आ गया तो बाकी तो आप लोग प्रोजेक्ट बनाए ही हैं। किसने, मुझे लगता है कि 80% प्रोजेक्ट में तो सॉफ्टवेयर आपने यूज ही किया। आर्डिनो के डिवाइस लगाए, चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे मेडिकल साइंस का आदमी हो, चाहे एग्रीकल्चर का आदमी हो, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना तो कुछ होने की संभावना ही नहीं है। तो कल्पना करिए 2030 का वो कालखंड जब आएगा और भारत का सबसे ज्यादा संख्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की होगी, और उस समय हम खूब आराम से, अभी तो थोड़ा, तो मुझे तो लगता है कि 2047 तो कहीं विकसित भारत के लिए बहुत समय लंबा है, लेकिन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंडस्ट्री में सर्टेनली वी आर गोइंग टू बी ऑन टॉप बाय 2030, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स अ लॉट फॉर योर कंसंट्रेशन। थैंक यू। Thank you so much, sir, for those incredibly powerful and thought-provoking words. May I